तुम डूलो डालो की दुनिया में अंडरवर्ल्ड के देवता जोंगली के रूप में आए और पाइमन को अपनी मार्शल सोल के तौर पर जगाया। तुम्हारा इरादा बस स्पिरिट सिटी में एक मुफ्तखोर और आलसी इंसान की तरह घूमने फिरने का था, एक ऐसा सामाजिक परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता था। लेकिन अचानक कियान रेन रेक्स्यू ने तुम्हें ढूंढा और तुम्हारी औरत बनने की जिद करने लगी। और तो और जूजू चिंग, निंग रोंग रोंग, गुयुएना और बीबी डोंग भी तुमसे प्यार करने लगी। इस दुनिया में जहाँ राक्षस और देवता वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, भले ही मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं सबसे ऊपर रहूं, पर मैं जानता हूं कि आम लोगों को दुख से बचाना जरूरी है। इसीलिए मैं बस इन जमीनों पर घूमना चाहता हूं और सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि लाना चाहता हूं। जालिंग पास के ऊपर 3 देवताओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। तभी दिव्य कवच पहने एक व्यक्ति अचानक नीचे उतरा। उसने अपनी बाहें बांधी और एक ऐसी शॉक वेव छोड़ी जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। ठीक उसी समय जब 5 विशाल पीले उल्का पिंड, जिनमें एक सर्वोच्च शासक की जबरदस्त ताकत थी, नीचे गिर रहे थे, कियान रेन रेक्स्यू की आंखें अचानक खुल गईं। ठंडे पसीने से उसके औपचारिक कपड़े भीग गए थे। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में बसा डर कम नहीं हो रहा था। ये वही सपना था जिसने उसे अनगिनत बार परेशान किया था। सी गॉड, राक्षस गॉड, स्पिरिट हॉल एम्पायर और वो रहस्यमय दिव्य व्यक्ति जो खुद को मोराक्स कहता था। फिर भी इस बार उल्का पिंडों के टकराने से पहले उसने वो चेहरा साफ साफ देखा था, एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा जिसने उसके दिल को दहला दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। कियान रेन रेक्स्यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो तो बस सड़कों पर घूमने वाला एक मुफ्तखोर और आलसी इंसान है। वो सर्वशक्तिमान नॉर्ड ऑफ जियो कॉन्ट्रैक्ट्स का देवता कैसे हो सकता है? इसी बीच हेवेंडू शहर के उत्तर में एक आलीशान हवेली में आपको अचानक छींक आई। आप रुके। आपकी एम्बर आंखों में थोड़ी शंका दिखी। तर्क के हिसाब से आपका शरीर सभी बीमारियों से सुरक्षित था। आपको सर्दी जुकाम होने का कोई कारण नहीं था। कौन मेरे बारे में सोच रहा है? जोंगली, क्या हुआ? मुश्किल से 2 फीट ऊंचा एक छोटा सा व्यक्ति हवा में तैरता हुआ पास आया। नींद भरी आंखें मलते हुए पायमन ने आपकी ओर देखा। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सर्दी है। ये सुनते ही पायमन की नींद तुरंत गायब हो गई। वो चिंता से आंखें फाड़े हवा में उड़ने लगी। आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे आराम करने के लिए कहा। उस छोटी सी बच्ची को सिर एक तरफ किए सोते देखकर आपने बेबसी से सिर हिलाया और उसे उड़ा दिया। फिर आप खिड़की के बाहर चांद को देखने लगे। असल में आप मोराक्स थे, तेवत में जियो के देवता। अपनी मानसिक शांति को खत्म करने वाले इरोजन यानी क्षरण का सामना करते हुए किस्मत के एक मोड़ के कारण आप पायमन के साथ डोल्वो महाद्वीप पर आ गए। सच कहूँ तो ये कोई बुरा नतीजा नहीं था। अगर आप तेवत में ही रहते तो डर था कि इरोजन आखिरकार आपको खत्म कर देता। जब सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आई तो पायमन आपके कान के पास उड़कर आई और चिल्लाई, अरे आलसी, उठो। आपकी आंख का कोना फड़का। मुझे याद है ट्रैवलर ने कहा था कि तुम इमरजेंसी फूड हो। मैं नहीं हूँ। आखिरकार पायमन तो पायमन थी। वो छोटी सी बच्ची हवा में पैर पटकने लगी, हाथ कमर पर रखे और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहा। वो जल्दी ही शांत हो गई और उम्मीद भरी नजरों से आपका हाथ खींचने लगी। अरे आलसी, नाश्ते में क्या खाएंगे? शहर के पश्चिम में एक जगह है जहाँ टोफू पुडिंग मिलती है। चलो आज उसे आजमाते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे मीठी वाली चाहिए, 3 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी के साथ। वैसे नमकीन टोफू पुडिंग ज्यादा बेहतर स्वाद वाली हो सकती है। बिल्कुल नहीं, मुझे मीठी ही चाहिए। जब आप टियांडो शहर की सड़कों पर चल रहे थे तो पायमन हर मिलने वाले व्यक्ति का अभिवादन करती, उन्हें सही सही अंकल, मिस या युवक कहकर बुलाती। वहाँ के लोग इस उड़ती हुई फरिश्ते के आदी हो चुके थे। वो बस उसे आपकी बदली हुई स्पिरिट मानते थे, जो लड़ाई में तो नुकसान नहीं पहुँचाती थी लेकिन बहुत प्यारी थी। उसके पीछे चलते हुए आपने एक ट्रैवलर होने की अनोखी खुशी महसूस की। पायमन के आपके प्रवक्ता के तौर पर काम करने की वजह से आपको शायद ही कभी बोलने की जरूरत पड़ती थी। शुभ प्रभात महामहिम क्राउन प्रिंस। पायमन ने हवा में तैरते हुए कैजुअली अभिवादन किया। जियो किंग हाई ने सहज रूप से जवाब दिया। जब तक उन्हें होश आया आप और पायमन दर्जनों मीटर दूर जा चुके थे। आप आराम से चल रहे थे और महसूस कर रहे थे कि पीछे से कोई उत्सुक नजर आपकी ओर बढ़ रही है। और सचमुच में कुछ ही पलों में जियो किंग हाई तेजी से चलकर आपके पास आ गए। छोटी पायमन, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? जियो किंग हाई ने सौम्य और मिलनसार मुस्कान से पूछा। हम टोफू पुडिंग खाने जा रहे हैं। क्या महामहिम हमारे साथ चलना चाहेंगे? पायमन ने बस शिष्टाचार के लिए ये निमंत्रण दिया था। जरूर, मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। पायमन वही ठिठक गई। आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी ये अंदाजा लगाने के लिए कि उस छोटी सी बच्ची का चेहरा कैसे उतर गया होगा। वो तो बस शिष्टाचार पर बातें कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। इससे भी बड़ी बात ये थी कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। इस तरह के खाने से शायद आपके सारे पैसे खत्म हो जाते। जियो किंग हाई ने पायमन की प्रतिक्रिया देखी और मन ही मन हंसते हुए उदारता पूर्वक बोले, किस्मत ही हमें मिलाती है, ये खाना मेरी तरफ से होगा। धन्यवाद महामहिम। पायमन तुरंत खिल उठी और आपकी बाह को छूते हुए बोली, तुम्हें सच में और पैसे कमाने की जरूरत है। किसी दिन हम क्राउन प्रिंस को दावत देंगे। चलो चलो टोफू पुडिंग खाते हैं। पायमन को मीठी वाली सबसे ज्यादा पसंद है। पायमन आपको खींचते हुए ले गई और बड़बड़ाते हुए आप पर एक आखिरी तंज कसा। कुछ ऐसे बेकार लोगों की तरह नहीं जो सोचते हैं कि नमकीन टोफू पुडिंग ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ये कहते हुए उसने गुस्से से आपको घूरा, लेकिन आप बेअसर रहे और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जियो किंग हाई आपके बगल में चल रहे थे। उनकी नजरें कभी कभी आपकी ओर घूम रही थीं।
हालांकि उनकी आंखों में छिपी परखने की नीयत गहराई से दबी हुई थी। जब वे तीनों शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुरानी नाश्ते की दुकान में अपनी सीटों पर बैठे तो दुकानदार के हाथ थोड़े कांप रहे थे जब वो उनके कटोरे लेकर आया। इससे पहले कि वो अपना ऑर्डर दे पाते, पास की मेज से बातचीत उनके कानों में पड़ी। एक महिला ने अपने साथी पुरुष को ताजा बना मीठा टोफू पुडिंग का कटोरा पकड़ाया और सहज रूप से पूछा, क्या इसमें चीनी डालनी है? उस आदमी ने कटोरा लिया और बहुत गंभीरता से जवाब दिया, 2 चम्मच डाल दो या 4। हैरान होकर महिला ने पूछा कि 3 चम्मच क्यों नहीं? उस आदमी ने एक ठंडी समझदारी भरी हंसी हंसते हुए एक गहरी बात कही, अगर तुम 3 चम्मच चीनी डालोगी तो घर पर मौजूद घोड़े। इस अजीब तर्क ने ज्यू किंग हाय और बाकी लोगों को हैरान कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या सचमुच ठीक 3 चम्मच चीनी डालने का कोई अजीब नतीजा होता है। इसी बीच शहर के दरवाजों से बहुत दूर वांगची नाम के एक डोलवो को अचानक जोर से और अप्रत्याशित छींक आई और उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मेरी पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत कौन कर रहा है? वे तो मालूम मौत को दावत दे रहे हैं। अगली मेज पर हो रही बातचीत सुनकर पाइमोन ने जोर से सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर मुड़कर दुकानदार से चिल्लाकर कहा, बॉस 2 ऑर्डर मीठे टोफू पुडिंग के और 1 नमकीन वाला, लेकिन मीठे वाले में ध्यान रहे कि 3 चम्मच चीनी नहीं डालनी है, ठीक है? ज्यू किंग हे ने चेहरे पर एक सौम्य मुखौटे जैसी मुस्कान लिए विनम्रता से कहा, भाई जोंगली, सुना है आप बहुत जानकार हैं, क्या हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? पाइमोन ने मुंह खोला, ये डिंग मारने के लिए कि जोंगली को पिछले 500 सालों का इतिहास पता है, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया और हाथ हिलाकर बात टाल दी। उन्हें कुछ नहीं पता, वे बस मुफ्त का खाना पीना उड़ाने के काम के हैं, उनसे क्यों पूछना? ज्यू किंग हे ने मन ही मन सिर हिलाया। अगर उनका अपना साथी ही ऐसा कहता है तो शायद उनमें कोई असली हुनर नहीं है। फिर भी आपने उनकी ओर देखा, आपकी आवाज एक ऐसे पहाड़ की तरह स्थिर और अडिग थी जो हजारों सालों से खड़ा हो। कोई बात नहीं, महामहिम क्राउन प्रिंस किस बारे में चर्चा करना चाहेंगे? बेझिझक अपने मन की बात कहे, इसे इस नाश्ते की कीमत का ही एक हिस्सा समझ ले। ज्यू किंग हे ने भौएं ऊपर उठाई और सीधे आप पर एक मुश्किल सवाल दागने का फैसला किया। भाई जोंगली, मौजूदा स्पिरिट हॉल के बारे में आपकी क्या राय है? पाइमोन ने जल्दी से आपकी आस्तीन खींची और फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बकवास मत करो, सावधान रहो, वरना क्राउन प्रिंस हमें टोफू पुडिंग नहीं खिलाएंगे। आपने उसकी बात अनसुनी कर दी। धीरे से अपनी कलाई झाड़ी और धीमी आवाज में बोले, अगर मैं खुलकर कहूँ तो स्पिरिट हॉल का रणनीतिक लेआउट बहुत शानदार था, फिर भी वो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ था। ज्यू सिंह हे मन ही मन हंसे और आपकी बातों को बस खोखली और चिकनी चुपड़ी बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही पल आपकी बात सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सबसे पहले लेआउट पर गौर करें। डोलुआ महाद्वीप में स्पिरिट मास्टर्स का दबदबा था। स्पिरिट हॉल ने दोनों बड़े साम्राज्यों के गांवों और कस्बों में अपनी शाखाएं खोली, जहां वे हर साल आम लोगों के लिए मुफ्त स्पिरिट अवेकनिंग समारोह आयोजित करते थे और बेहतरीन प्रतिभा वाले लोगों को तुरंत भर्ती कर लेते थे। उन्होंने वजीफे और सब्सिडी देकर आम स्पिरिट मास्टर्स का दिल भी जीत लिया और दुनिया भर में उभरती हुई स्पिरिट मास्टर प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया। इस रणनीति को बहुत ही स्थिरता के साथ लागू किया गया। आपके हर शब्द के साथ ज्यू जिंग हे की धड़कनें तेज होती गईं। वे आपको ध्यान से देख रहे थे और अनजाने में ही उनकी उंगलियां कस गईं। ये अज्ञानता का संकेत नहीं था, आपने उन तरीकों का खुलासा कर दिया था जिनका इस्तेमाल स्पिरिट हॉल ने दुनिया भर में अपनी जड़ें जमाने के लिए किया था। फिर ये बात सामने आई कि एल्डर हॉल और पॉन्टिफ हॉल के बीच मतभेद थे और बीबी डोंग सिर्फ दूसरों के हाथों की कठपुतली थी। ज्यू जिंग हे ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनकी पीठ पर पसीने की एक हल्की परत जम गई। बड़े बड़े गुटों के ये बेहद गुप्त राज ऐसे थे जिनका पता टियांडो शाही परिवार के जासूस भी नहीं लगा पाए थे। तो फिर आप जैसे आम इंसान जिसके पास कोई स्पिरिट पावर नहीं थी, ये बातें कैसे जान सकता था? जो व्यक्ति कुछ पल पहले ही क्राउन प्रिंस के घमंड के साथ खड़ा था, अब उसने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उनके बात करने का अंदाज तुरंत बदल गया। श्रीमान, आपका ज्ञान सचमुच असाधारण है। कृपया मेरी पिछली गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करें। मैं आपको अपनी ईस्ट पैलेस में आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगर मैं कभी गद्दी पर बैठा तो आप निस्संदेह मेरे चांसलर के तौर पर सेवा करेंगे। आखिर में आपने ईस्ट पैलेस में अधिकारी बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और सिर्फ क्राउन प्रिंस की रियासत में एक सम्मानित मेहमान की भूमिका स्वीकार की। जब आप चलने लगे तो पाइमोन ने जोर से हंसते हुए आपके कंधे पर थपथपाया। जोंगली, तुम सच में कमाल हो। पहले तुम बिलहू ताओ को भेजते थे, अब सीधे क्राउन प्रिंस को भेजते हो। दूसरों के खर्च पर मुफ्त में जीने का तुम्हारा हुनर तो और भी बेहतर होता जा रहा है। जब आपने बिना कुछ कहे बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी तो पाइमोन झुंझलाकर अपने गाल फुलाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो अपने राज अपने पास ही रखो। अब से मैं तुम्हें इत्यू कहूंगी। जब आप दोनों शहर के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे तो आपने गुस्से में गालियां सुनने को मिली। सड़क के किनारे लोगों का एक समूह खड़ा था जिनमें युवा और बुजुर्ग दोनों शामिल थे। उनकी अगुवाई कर रही एक युवा लड़की गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर हवा में तैरती हुई पाइमोन पर पड़ी। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच में उड़ सकती है? समूह में मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसके बाल ऊपर से सपाट कटे हुए थे, जिसे फ्लैट टॉप हेयर कट कहते हैं, अचानक उधर देखा और हैरानी से चिल्लाकर पूछा, क्या ये बोल भी सकती है? एक चमत्कार। ये मार्शल सोल का एक अनोखा चमत्कार है। पाइमोन को उसकी घूरने की आदत से घबराहट हुई। वो आपके पीछे छिप गई, अपना सिर बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाई, अजीब अंकल,
अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मैं बदला लेने के लिए तुम्हें एक बुरा सा निकनेम दूंगी। मैं तुम्हें फ्लैट टॉप कहूंगी। पास खड़े फ्लैंडर हंसी नहीं रोक पाए और अपनी जांघ पर हाथ मारा। शाओगांग, ये बहुत बढ़िया निकनेम है, फ्लैट टॉप। फ्लैंडर, अगर तुम दोबारा हंसे तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। यू शाओगांग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी भावनाओं को काबू करने के लिए कई बार गहरी सांसें ली। वो उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जो पूरे समय चुपचाप खड़ा था। बस एक नजर डालते ही वो हैरान रह गया। आप भीड़ के बीच शांत और बेपरवाह अंदाज में खड़े थे, फिर भी आप में एक अनोखा और प्रभावशाली व्यक्तित्व था जो आपको सबसे अलग दिखा रहा था। अपनी हैरानी को दबाते हुए यू शाओगांग ने गंभीरता से कहा, युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर का स्तर क्या है? मुझे पता है कि ये सवाल पूछना थोड़ी गुस्ताखी है, लेकिन एक स्कॉलर होने के नाते मेरी मार्शल स्पिरिट्स के बारे में जानने की बहुत इच्छा है, खासकर पाइमोन जैसी चीज के बारे में। उसने पूरी विनम्रता दिखाई। हालांकि पास खड़े फ्लेंडर और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये गुस्ताखी है, फिर भी उसने पूछा। तुमने सोचते हुए अपनी नजरें झुका ली। तुम असल में डोलुओ कॉन्टिनेंट से नहीं थे, और अब तुम्हारे पास इंसानी शरीर भी नहीं था, तो तुम्हारे पास जन्मजात स्पिरिट पावर कैसे हो सकती थी? समूह पर नजर डालते हुए और उनकी बिखरी हुई बातों और खासियतों को जोड़ते हुए तुमने जल्दी ही उन्हें पहचान लिया। ये श्रेक चीम थी जिसे अभी अभी तियांडो रॉयल एकेडमी से निकाला गया था। जन्मजात स्पिरिट पावर क्या होती है? पाइमोन ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आकर हैरानी से अपना सिर टेढ़ा किया। जैसे ही वो बोली, वहां सन्नाटा छा गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब जन्मजात स्पिरिट पावर का जिक्र हुआ तो उसका ध्यान भटक गया। पता चला कि उसमें तो ये है ही नहीं। कितना दुखद है। यू शाओगांग ने अफसोस में सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में थोड़ी श्रेष्ठता की भावना भी थी। भले ही उनकी अपनी ताकत कम थी, लेकिन कम से कम उनके पास आधे लेवल की जन्मजात स्पिरिट पावर तो थी जिससे वे कल्टीवेशन कर सकते थे। भले ही उन्हें लेवल 29 तक पहुंचने में 50 साल लग गए हो। इस व्यक्ति में जरा सी भी स्पिरिट पावर नहीं थी। एक बिल्कुल साधारण इंसान। इतने दुर्लभ ह्यूमनॉइड मार्शल सोल के बावजूद स्पिरिट पावर ना होने के कारण उनमें कोई रिसर्च वैल्यू भी नहीं बची थी। उन्होंने पाइमोन को परखा और संभावनाओं का हिसाब लगाया, बस यही उम्मीद करते हुए कि शायद भविष्य की कोई पीढ़ी इस सोल को विरासत में पाए और उसमें बदलाव यानी म्यूटेशन देखे। साथ ही दिखावटी तौर पर यह अफसोस भी जताया कि बाहरी जानवर प्रकार के मार्शल सोल की किस्मत हमेशा कितनी खराब होती है। फिर भी उनके अंदर एक गुप्त संतुष्टि महसूस हो रही थी। कम से कम मैं इस बेकार इंसान से तो बेहतर हूँ। आपने उसके मन के विचारों को नजरअंदाज कर दिया और शांति से पाइमोन को समझाया। डोलुओ महाद्वीप पर बच्चे 6 साल की उम्र में अपने मार्शल सोल को जगाते हैं। जन्मजात स्पिरिट पावर सोल के साथ ही प्रकट होती है। स्पिरिट पावर के बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता या स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। यहाँ तक कि आधा लेवल या एक लेवल भी कड़ी मेहनत से कल्टीवेशन की अनुमति देता है। स्पिरिट पावर का लेवल काफी हद तक मार्शल सोल की गुणवत्ता और व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। एक ही तरह का मार्शल सोल अलग अलग लोगों में अलग अलग स्पिरिट पावर दे सकता है। आपकी व्याख्या स्पष्ट और तार्किक थी। सुनने वालों की आंखें फड़क उठी। क्या इसे ही समझ ना पाना कहते थे? आपकी व्याख्या यू शाओगांग द्वारा दी गई किसी भी व्याख्या से कहीं अधिक स्पष्ट थी। यू शाओगांग के बिगड़ते चेहरे को देखकर सभी सोचने लगे, क्या ये सचमुच इतना बड़ा संयोग हो सकता है? बेकार बाहरी जानवर प्रकार के मार्शल सोल वाले 2 लोग और दोनों ही मार्शल सोल रिसर्च के रास्ते पर चल रहे हैं। वाओ, मार्शल सोल अद्भुत होते हैं। पाइमोन की आंखें चमक उठीं और उसने तालियां बजाईं। काश पाइमोन के पास भी एक मार्शल सोल होता। सभी के मुंह एक साथ टेढ़े हो गए। आप खुद एक मार्शल सोल थे, फिर भी आप एक मार्शल सोल पाना चाहते थे। ये तो बिल्कुल उल्टी बात थी। भीड़ में झूझू किंग जो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, उसने अचानक ऊपर देखा और अपनी नजरें तुम पर टिका दी। तुमने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी भौं से कोड़ी। उस लड़की की नजर अजीब थी। उसमें जान पहचान और हैरानी का भाव था, साथ ही कुछ अविश्वास और उलझन भी, मानो उसने तुम्हें पहले कहीं देखा हो। झूझू किंग के दिमाग में कई तस्वीरें उभरी। उसके सपनों में बार बार दिखने वाली मिट्टी के रंग जैसी पीली रोशनी की ढाल, एक कोमल और भरोसा दिलाने वाली आवाज और ये शब्द, पत्थर का भार मन को शांति देता है। रेक्स लैपिस। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस अजीब ख्याल को दबा दिया। रेक्स लैपिस, इतने ऊंचे दर्जे का देवता बिना स्पिरिट पावर वाला कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? शायद ये बस शरीर और स्वभाव की समानता थी। झू किंग, तुम क्या देख रही हो? डाइमोबाई। जैसे ही उसकी नजर उधर गई, उसके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ाहट की लहर दौड़ गई। डाइमोबाई, हम इतने करीब नहीं हैं। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। झू किंग ने अपनी नजरें अपना ली। उसके चेहरे पर बेरुखी थी। डाइमोबाई ने झुंझलाहट में दांत पीसे। उसका वह ठंडा चेहरा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। अकेडमी से निकाले जाने का गुस्सा निकालने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, और अब ये सुंदर लड़का उसकी औरत पर डोरे डालने की हिम्मत कर रहा था। वह तो मानो मौत को दावत दे रहा था। एक बुरी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ा, उस गुस्ताख आम आदमी को सबक सिखाने के इरादे से। डाइमोबाई, कोई जल्दबाजी मत करना। झू किंग के चेहरे के भाव बदले और उसने सख्ती से दखल दिया। वह एक आम आदमी है, तुम उस पर हमला नहीं कर सकते। ये हेवन डू सिटी है, नतीजों के बारे में सोचो। फ्लेंडर और जाओ वूजी पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था, जबकि माँ होंगजुन और ऑस्कर आग में घी डाल रहे थे और पूरे मामले को बस मनोरंजन की तरह ले रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? पाइमोन आसानी से डरती नहीं है। पाइमोन कांप रही थी।
तन और मन दोनों से उसकी आवाज भी कांप रही थी। बिना सोचे समझे वह झोंगली के पीछे उड़कर बस अपना सिर बाहर निकालकर डाई मोबाई को देखने लगी। डाई मोबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींची और गुर्रा कर पास आया। छोटे आदमी, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन जो मन में आए वो नहीं कह सकते। जैसे ही डाई मोबाई हमला करने वाला था, पाइमोन अचानक तुम्हारे पीछे से उड़कर बाहर आ गई। उसने कमर पर हाथ रखे और सीना तानकर चुनौती भरे अंदाज में खड़ी हो गई। हम कोई आम लोग नहीं है। झोंगली क्राउन प्रिंस के खास गेस्ट है। ज्यू किंगहा हमारे साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं। ये शब्द सुनते ही पूरी भीड़ सन्न रह गई। बिना किसी स्पिरिट पावर वाला एक आम आदमी हेवेंडू क्राउन प्रिंस के महल में खास मेहमान। दाई मोबाई ने तिरस्कार से मुंह बनाया। खास मेहमान? तो फिर मैं स्टार लो एम्पायर का तीसरा राजकुमार हूँ। पाइमोन की बातों को बकवास मानकर उसने तुम्हें एक तरफ ढकेलने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी तुमने उसके पीछे जूजू किंग की ओर देखा और शांति से कहा, युवती, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? भीड़ हैरान रह गई। लड़ाई करने आया आदमी को नजरअंदाज करके उसकी मंगेतर से बात शुरू करना, ये वाकई बहुत हिम्मत वाला काम था। जूजू किंग ने तुम्हारी शांत नजरों का सामना किया। उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं उसे नहीं जानती। उसे किसी क्रश में डूबी हुई लड़की की तरह देखकर पूरा श्रेक ग्रुप हैरान रह गया। क्या ये सच में वही ठंडी और सख्त जूजू किंग थी? क्या बॉस दाई को धोखा मिलने वाला था? माँ होंगजुन ने बिना आवाज धीमी किए ये बात कह दी। उसकी बातों ने तुरंत दाई मोबाई का गुस्सा भड़का दिया। उसकी जबरदस्त ऊर्जा तेजी से उमड़ने लगी और उसकी मुट्ठियां चटकने की आवाज के साथ भिंच गई। जैसे ही मामला बिगड़ने वाला था, एक शानदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वहां आया। वो ज्यू किंग हे था जो वापस लौट आया था। गेस्ट एडवाइजर, मैं एक बात भूल ही गया था। महामहिम क्राउन प्रिंस, आप आखिरकार आ ही गए। पाइमोन उड़कर शिकायत करने पहुंची। ये आदमी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ ये बड़ी बहन ही हमारे बचाव में खड़ी हुई। ज्यू किंग के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। दिन दहाड़े इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? उसने उस तरफ देखा जहां पाइमोन इशारा कर रही थी और जूजू किंग को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर जल्दी से चुपके से नजरें हटा ली। ये तो सच में क्राउन प्रिंस है, निंग रोंग रोंग ने धीरे से कहा। ज्यू किंग ने मुड़कर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। जूनियर सिस्टर रोंग रोंग। निंग रोंग रोंग उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, जिससे श्रेक ग्रुप पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या आप सच में क्राउन प्रिंस के एस्टेट के गेस्ट एडवाइजर हैं? ज्यू किंग को कुछ याद आया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने कड़े लहजे में भीड़ से कहा, क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर जोंगली मेरे एस्टेट के गेस्ट एडवाइजर हैं? ज्यू किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसके आसपास का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया था। उसने अभी अभी इस आदमी को गेस्ट एडवाइजर नियुक्त किया था और तभी कोई आकर उसे उकसाने लगा। ये सिर्फ एडवाइजर का अपमान नहीं था, ये खुद क्राउन प्रिंस के एस्टेट का अपमान था। उसकी नजर में इस आदमी के पास गहरा ईश्वर जैसा ज्ञान था, एक जीनियस जो हजारों सालों में एक बार ही दिखता है। स्वर्ग ने उसे बेमिसाल बुद्धि और एक दुर्लभ म्यूटेटेड स्पिरिट दी थी, लेकिन उसकी जन्मजात स्पिरिट पावर में कंजूसी की थी। ये सच में ऐसा मामला था जैसे स्वर्ग को ऐसी प्रतिभा से जलन हो रही हो। तुम लोग असल में कौर हो? मिस्टर जोंगली को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें किसने भेजा? उसकी नजरें ठंडी थीं और उसकी आंखों में मारने का इरादा साफ झलक रहा था। श्रेक ग्रुप पूरी तरह से हैरान परेशान था। कौन सोच सकता था कि बिना स्पिरिट पावर वाला एक बेकार आदमी क्राउन प्रिंस को इतना गुस्सा दिला सकता है? निंग रोंग रोंग और भी हैरान थी। उसकी यादों में ज्यू किंग हमेशा शांत और सभ्य रहे थे। फ्लेंडर और जाओ वुजी के दिल बैठ गए। हालात बहुत गंभीर हो गए थे। हेवेंडू सिटी पहुंचते ही उन्होंने चौथे राजकुमार को नाराज कर दिया था और अब उनका सामना खुद क्राउन प्रिंस से हो गया था। चौथा राजकुमार तो बस अपने चाचा के सहारे अकड़ने वाला आदमी था, लेकिन क्राउन प्रिंस हेवेंडू एम्पायर का भविष्य का शासक था, एक ऐसा आदमी जिसके पास असली ताकत थी। दाई मोबाई ने इस बार सच में बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। अरे ये क्राउन प्रिंस वाली क्या बात है? अचानक एक आकर्षक लड़की आगे बढ़ी। वो थी श्याओ वू। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उसकी आवाज में थोड़ा घमंड था। क्या जोंगली जैसा बेकार इंसान जिसके पास स्पिरिट पावर भी नहीं है सच में इस लायक है कि तुम उसका इतना बचाव करो? मेरे तीसरे भाई के पास बेमिसाल समझदारी है और वो उससे कहीं ज्यादा काबिल है। उसे तो तुम्हारे उस पद की परवाह भी नहीं होगी। तांग सान ने बीच में बचाव करने के लिए मुंह खोला, लेकिन आखिर में उसे रोक नहीं पाया। हालांकि वो शाही परिवार के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब श्याओ वू उसके बचाव में खड़ी हुई तो वो उसे रोक नहीं पाया। तुमने अभी मुझे क्या कहा? खरगोश। पाइमोन ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में जवाब दिया। जोंगली बेकार नहीं है। मुफ्त खाने और मुफ्त लड़ाई के शौक के अलावा उसमें इतने गुण हैं कि मैं 3 दिन और 3 रात में भी उन्हें गिन नहीं पाऊंगी। खरगोश। शाओ वू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। उसने अपनी असलियत इतनी अच्छी तरह छिपाई थी। बिना स्पिरिट पावर वाला एक छोटा सा जीव उसका असली रूप कैसे देख सकता था? जरूर उसके सर पर लगे खरगोश के कानों ने उसे धोखा दिया होगा। शांत दिखने का नाटक करते हुए वो हंसी और बोली, ओह, तुम छोटी सी चीज अपने मालिक की रक्षा करना तो खूब जानती हो। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। तुम सब बुरे लोग हो। पाइमोन ने गुस्से में पैर पटके और शिकायत करने के लिए तुम्हारे पीछे उड़कर आ गई। जोंगली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों की गहराई में मिट्टी जैसा भव्य गहरा पीला रंग चमका। 6000 साल से ज्यादा जीने के बाद आमतौर पर आप मामूली चींटियों जैसी हरकतों को नजरअंदाज कर देते,
लेकिन पाइमॉन इस महाद्वीप पर तुम्हारे साथ आई थी। वो तुम्हारी सुरक्षा में थी। उसकी रक्षा करने की भावना तुम्हारी रग रग में बसी थी। ज्यू किंघे के दोबारा कुछ कहने से पहले ही आप आगे बढ़े। एक पल में बाघ जैसे पीले रंग की चमक चारों ओर फैल गई और आपकी आंखों की पुतलियां सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगी। एक भव्य और भारी दबाव ज्वार की लहर की तरह पूरे इलाके में फैल गया। ज्यू किंघे और जुजू किंग दोनों कांप गए। उनके दिल हिल गए। ये एहसास बहुत पहचाना पहचाना था। ये आपके सपनों की आवाज थी जो हमेशा पहाड़ की तरह अडिग रहती है। ये वही था, पत्थर का वजन, उसे भरोसा दिलाने वाला। यमराज महसूस कर रहा था कि उसका खून और शरीर कांप रहे हैं। उसके दिल में डर और खुशी का मिला जुला एहसास था। जिस व्यक्ति की वो इतने समय से तलाश कर रहा था वो ठीक उसकी आंखों के सामने था। आप एक पल के लिए रुके। जैसे ही आपने अपना दूसरा कदम बढ़ाया, पूरे अखाड़े में मौत जैसी सन्नाटा छा गई। आपके पैरों के नीचे से धीरे धीरे 9 स्पिरिट रिंग्स, पीली पीली, बैंगनी बैंगनी, काली काली, काली काली, रेड, ऊपर उठी और साथ ही आपके माथे पर चुपचाप मिट्टी जैसे पीले रंग के ड्रैगन सींग उभरे। हमारा हीरो आगे क्या धमाका करता है वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए सभी सब्सक्राइब करें लो नेक्स्ट पार्ट के लिए।